जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ का पार्ट 9। झुमका कान में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चूड़ियों भरे दोनों हाथों से झुमके को कान के सुराख में डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था और एक उसकी तैयारी रहती थी। उसने झुंझला कर झुमका कान से हटाया। कान की लो सुर्ख पड़ चुकी थी। उसी पल आईने में उसके पीछे फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई? वो हैरानी सी पलटी। आप इधर? सब तो बाहर है ना? तुम भी तो इधर हो। वो उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो इतना स्मार्ट बंदा बिना पलक झपके जैसे मबहूत सा उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरें बिला इरादा ही झुक गईं। तुम कितनी खूबसूरत हो ना महमल। महमल का दिल जोर से धड़का। उसने बामुश्किल पलकें उठाई। वो उन्हीं मखमूर निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी नजरों की हिद्दत से उसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। वो झुमका पहना नहीं जा रहा। वो घबरा कर जैसे इधर उधर देखने लगी। इधर दिखाओ। फवाद ने उसके हाथ से झुमका लिया, जरा सा झुका और एक हाथ से उसका कान पकड़ा, दूसरे से झुमका डाल दिया। लो, इतनी से तो बात थी और तुमने पूरा कान सुर्ख कर डाला लड़की। उसने नरम लहजे में कहते होले से उसके भूरे बालों को छुआ और फिर पीछे हट गया। एकदम ही फवाद कुछ कहे बिना बाहर निकल गया और जो वो पिछले लम्हे के फंसू में खोई थी चौंक कर पलटी। वो दरवाजा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो उलझकर आईने की तरफ पलटी तो ठटक गई। हसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा तीखी नजरों से उसे देख रहा था। वो गड़बड़ा कर जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर कर जाने लगी, मगर हसन सीढ़ियां तेज तेज फलंगता नीचे आया और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें फवाद के 10 फुट के करीब भी देखा ना तो टांगे तोड़कर तुम्हें मैं घर बिठा दूंगा, समझी? गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर उसने इतनी जोर का झटका दिया कि वो चीख पड़ी। हसन भाई, आई समझ या नहीं? उसने दोबारा झटका देकर उसकी कलाई छोड़ी और एक गुस्सीली निगाह डालकर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। वो साकित सी अपनी जगह खड़ी रह गई। उसने सब चूड़ियों वाली कलाई थामी थी और आधी से ज्यादा चूड़ियां टूट कर गिरने लगी थी। बहुत सा कांच उसे चुभ गया था और जगह जगह से खून के कतरे रिसने लगे थे। ये हसन भाई, इन्हें अब क्या हुआ है? उफ, वो दुख से अपनी जख्मी कलाई देखती रह गई। सब्ज कांच के टुकड़े फर्श पे बिखरे थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या यतीम होने का यह मतलब है कि जिसका दिल चाहे वो उस पे हाथ उठाए? वो आंसू पीती अंदर लगे जख्म बामुश्किल बर्दाश्त करके मरहम लगाती झुककर कान चुनने लगी। दिल चाह रहा था कि खूब रोए, मगर खुद को संभाले वो दूसरी चूड़ियां पहनकर बाहर आ गई। सिदरा बड़े सोफे पर दुल्हन की तरह बनी संवरी बैठी थी। आम सी शक्ल की सिदरा बहुत मेकअप के बावजूद भी आम ही लग रही थी। उसका मंगेतर कदरे मोटा था और खासा शर्माया हुआ भी। उसमें कुछ ऐसा न था कि कोई मुतासिर होता। और निदा और सामिया मुस्कुरा मुस्कुरा कर दिल जले तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया था कि वो मेहताब ताई की किसी सेकंड कजन का बेटा था। यहीं इस्लामाबाद में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया और हाँ हुई, उसे और मुसरत को तो गैरों की तरह खबर दी गई थी। लॉन में कमकुमों और रोशनियों की बहार थी। वो जिस वक्त बाहर आई तो रस्म हो रही थी और समधने एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी। सब हंस बोल रहे थे। वो खामोशी से घास पे चलती हुई एक कुर्सी पे आ बैठी। उसका दिल उदास और आंखें गमगीन थी। फवाद भी वहीं स्टेज पे किसी की बात पे हंसता हुआ अपने बहनोई को मिठाई खिला रहा था। महमल ने इर्द गिर्द मतलाशी निगाहों से देखा। स्टेज के सामने घास पे साड़ी में मलबूस फिजा अपनी किसी जानने वाली खातून से हसन का तारुफ करा रही थी। हसन के बाजू को थामे वो बहुत फख्र से उसके मुतालिक बता रही थी और वो मुस्कुराते हुए उन खातून से बात कर रहा था। उसने भी ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था और बिलाशुबा वो बहुत गुड लुकिंग लग रहा था। महमल ने दुख से उसे देखा और उसी पल उसे हसन से बड़ा मुनाफिक और दोगला शख्स कोई न लगा था। हसन ने उसकी नाजुक कलाई को ही नहीं उसके दिल को भी जख्मी कर दिया था। सारे फंक्शन का मजा ही खराब हो गया था। वो इतनी बददिल और गमजदा बैठी थी कि एहसास ही नहीं हुआ वसीम कब उसके साथ आ खड़ा हुआ।
आज कितनों को गिराने का इरादा है सरकार? वो एकदम बहुत करीब आकर बोला तो वो उछली। वो अपनी असली और लोफराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बड़े लश्कारे हैं छोटी कजन, खैरियत हो? वो मानी खेजी से मुस्कुराया तो वो घबरा कर उठी और लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई, साथ ही बार बार पीछे मुड़कर देखती। वसीम इधर उधर घूमते मुसलसल उसे अपनी निगाहों के हिस्सार में रखे हुआ था। वो बचती बचाती लोगों में ही घिरी रही और सब कजन्स बहुत खुश और एक साथ मुकम्मल नजर आ रहे थे। शायद सिर्फ वो ही एक फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी ही औरतों ने पूछा था कि ये सब सिर्फ सिल्वर कपड़ों वाली लड़की कौन है। वो थी ही इतनी मुनफरिद और अलग, मगर हर शय से बेखबर वो सारा वक्त अफसरदा रही। सिद्रा की मंगनी पे जितने शुगल और मजे का उसने सोचा था, उससे बढ़कर वो बदमजा हुई थी। और यही ये सीन हुआ खत्म। अगला सीन आता है जहां पे महमल फवाद के साथ ऑफिस में काम कर रही होती है। फवाद उसे ऑफिस में छोटे मोटे काम देने लगा था, ज्यादातर उसे सुपरविजन पे ही लगाता। ये ड्राफ्ट बनवाना है, अपनी निगरानी में फाइनेंस के जाकिर साहब से बनवाना है, इस चेक पे साइन करवाने हैं, मुफ्ती साहब से करवा लाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सारे काम बहुत एतमाद तलब होते थे। उसे अच्छा लगता था कि वो उस पर भरोसा करता है, उसका ख्याल करता है। दोपहर का खाना वो इकट्ठे ही खाते और बाकी वक्त वो अपने ऑफिस में काम करता तो महमल अपने कैबिन में बैठकर दूसरों का बगौर मुशाहिदा करती। कभी कभी उसे एहसास होता कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी ना तो वो ज्यादा काम के बारे में समझ पाई है और ना ही वो और फवाद ज्यादा करीब आए हैं। वो हमेशा उसकी पसंद की चीज मंगवाता, उसे उसकी स्टडीज और मशागिल के मुतालिक हल्की फुल्की गपशप करता। मगर उस शाम आईने के सामने खड़े होकर झुमका पहनाने जैसी बेखुदी और जुर्रत फिर उसने नहीं की थी। उस रोज वो सुबह फवाद के साथ ऑफिस नहीं गई थी। दोपहर में स्टॉप पे आना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो सुबह धीरे से कह गया था। और अब वो मसरूर सी दोपहर के इंतजार में ऊपर टेरेस पे बैठी चाय पी रही थी। जाने फवाद को क्या बात करनी थी, इतना भी क्या खास काम हो सकता है। वो टांग पे टांग चढ़ाए बैठी चाय की सिप लेती बस यही सोच रही थी। निगाहें यूं ही सामने वालों के लॉन पे भटक रही थीं। वहां घास पे सफेद चादरें बिछी हुई थी और उनपे सफेद शलवार कमीज और टोपियों वाले मदरसे के बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। दरमियान में एक छोटी सी मेज थी और उसपे एक बड़ा सा कुरान पाक और कुछ सिपारे रखे थे, साथ ही अगरबत्तियां जल रही थी। वो बिला इरादा ही बड़े बंद कुरान को देखी गई। जहन के किसी नेहा खाने से वो चेहरा निकलकर उसकी आंखों के सामने आ गया। स्याह फाम लड़की का चेहरा, स्याह आंखें और मोटे मोटे स्याही माइल होंठ। वो मुसहफ को सीने से लगाए लंगड़ाती हुई सड़क पे दूर जा रही थी। कभी कभी उसे वो मंजर याद आता तो यूं लगता कि शायद जाते समय उसकी स्याह आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी वो कभी समझ न पाई थी। इसी तरह बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। उसने देखा कि कोने में बैठे एक बच्चे ने सिपारे का सफा उलटते हुए एहतियात से इधर उधर देखा और फिर 2 सफ़े उलट दिए। चंद लम्हे बाद उसने फिर निगाह आसपास घुमाई और किसी को मतवज्जा ना पाकर 3 सफ़े फिर से इकट्ठे उलट दिए और फिर बुलंद आवाज में लहक लहक कर पढ़ने लगा। न चाहते हुए भी महमल हंसती। वो छोटा सा बच्चा अपनी दानिश में अपने इर्द गिर्द के लोगों को धोखा दे रहा था या फिर शायद रब को, वो जान न पाई। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठकर सिपारे रखने लगे, यहाँ तक कि सारे सिपारों का वापस मेज पे ढेर लग गया तो कारी साहब ने करीब खड़े मुलाजिम को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कुरान खानी हो चुकी है, ब्रिगेडियर साहब को बुला दीजिए कि दुआ में शिरकत कर लें। मुलाजिम सर हिलाकर अंदर चला गया। वो फवाद को भूलकर दिलचस्पी और तजस्सुस से रेलिंग पे झुकी सारी कार्रवाई देखने लगी। चाय का कप उसने एक तरफ डाल दिया था। चंद मिनट बाद ही मुलाजिम बरामदा अबूर करके लॉन में उतर आया। कारी साहब जो मुंतजिर से बैठे थे सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। सर कह रहे हैं कि वो बिजी हैं, दुआ में शिरकत नहीं कर सकते, मगर आपका शुक्रिया कि आपने कुरान पढ़ाया। सर कह रहे हैं कि उन्हें सुकून नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस यही दुआ करवा दें कि उन्हें सुकून मिल जाए। कारी साहब ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो जैसे शॉक्ड सी सारा मंजर देख रही थी।
दिल में नामालूम सा अफसोस उतर आया था, एक अजीब सा एहसास नदामत, अजीब सी बेकुली। वो उस एहसास को कोई नाम ना दे सकी तो चाय का कप उठाए फिर नीचे उतर आई और दोपहर तक वो इस वाक़े को भूल भाल चुकी थी। स्टॉप पे मुकर्ररा वक्त पे फवाद की मर्सिडीज आती दिखाई दी तो वो खुशी और पुरशौक से बेंच से उठी। कैसी हो? वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठी तो वो मुस्कुरा कर जैसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वो सादगी से कहकर बैग कंधे से उतारकर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से उसने कभी फवाद पे ये जाहिर नहीं किया था कि वो उसके जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वो हमेशा खुद को उसके एहसानों के बोझ तले ममनून जाहिर करती थी। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमल, वो कार सड़क पे डालकर बहुत जोश से बता रहा था। आज मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। जी कहिए। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी सरप्राइज नहीं मैं खोल सकता। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है फवाद भाई? रुको, तुम जरा खुद ही देख लेना। खैर अभी तो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है। कपड़े? मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है फवाद भाई। है ना, आज कुछ खास है आज। अच्छा, कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। उसने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। अच्छा, ऑफिस में। वो कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी रही। अरे नहीं, मैरियट में। आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरियट? लम्हे भर को तो वह सांस लेना भूल गई। मैरियट में डिनर तो क्या, उसने कभी अंदर से मैरियट की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन फिर डिनर का लफ्ज उसे जरा सा परेशान कर गया। लेकिन मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूंगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। और आज रात मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा सबके सामने, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे मुझे। उसका दिल जोर से धड़का। क्या जो वो समझ रही थी सच था? मगर क्या? ये तो वहीं बताऊंगा ना। आओ कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारे लिए, चलो। वो कार पार करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये ठीक ही तो है। उसने मामूली सा एहतजाज किया। अरे नहीं, आज तुम्हें स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। उसके अंदाज में नरम सी धूंस थी। वो हंसकर अच्छा कहती नीचे उतरी। वो उसे खासे महंगे बुटीक पर ले आया था। कपड़ों से ज्यादा कपड़ों की कीमतें होश उड़ा देने वाली थी। वो खुद ही आगे बढ़कर कपड़े इधर उधर उलट पलट कर देखने लगा और फिर रुक कर पूछा, तुम्हें साड़ियां पसंद है महमल? साड़ियां? वो हैरान होकर बोली, जी मगर वो बहुत फॉर्मल। कोई नहीं, कोई अगर मगर नहीं। ये साड़ी देखो कैसी है। उसने एक स्याह साड़ी आगे की। स्याह शिफॉन की साड़ी पे सिल्वर मकेश बिखरी थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत झिलमिलाती साड़ी थी। बहुत अच्छी है लेकिन बहुत कीमती है। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं। ये पैक कर दें प्लीज। फिर मैचिंग जूते और एक नाजुक सा सिल्वर नगों वाला आर्टिफिशियल कंगन लेते वक्त खासा वक्त लग गया। दोपहर ढलने लगी थी जब वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप में महमल का दिल जोर से धड़का था। क्या फवाद उसके लिए कुछ इतना कीमती लेने जा रहा था? क्या वो उसके लिए इतनी खास थी? डायमंड रिंग जरा दिखाइए। वो कुर्सी खींचकर टांग पे टांग रखे बैठा कतरे तहमक और रोब से बोला तो महमल तो सांस लेना ही भूल गई। खुदा इस तरह छप्पड़ फाड़ कर भी मेहरबान होता है, उसे आज ही पता चला था। मोमर बारिश सुनार साहब ने फौरन कुछ स्याह केस सामने की और जैसे जैसे वो स्याह केस खुलते जा रहे थे हीरे की अंगूठियों से उसकी आंखें चंधिया रही थी। वो बिल्कुल चुप सी बैठी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट किस तरह से करे। फवाद को कोई रंग पसंद नहीं आ रहा था। वो उससे राय भी नहीं ले रहा था, बस धड़ धड़ अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। यूं करो तुम पहले तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते हुए उसने घड़ी देखी।
میری 6-7 بجے ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری، میں مس نہیں کر سکتا. 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ. کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی. پارلر میں، اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی. وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا. محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پہ رشک آ رہا تھا. سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا.